राजा रत्नदीप एक दिन अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहा था और मन ही मन अपने तीनों दोस्तों के बिताए हुए पल याद कर रहा होता है कि पहले कहीं पर भी जाना हो तो चारों एक साथ जाते थे। तभी उसी समय उसकी पत्नी रानी बिंदिया आती है और कहती है, क्या हुआ महाराज? मैं आज सुबह से आपको देख रही हूँ, आज आप कुछ मायूस लग रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं बिंदिया, आज सुबह से मुझे पिताजी और अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है। और जब से पिताजी मुझसे राज सौंपकर अपनी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, तब से आज कई वर्ष हो गए और ना ही पिताजी आए हैं और ना ही मैं राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने जा पाया। इसलिए आज मेरा मन इतना उदास है। तभी रानी बिंदिया हल्का सा मुस्कुराकर राजा रत्नदीप से बोलती है, महाराज बस इतनी सी बात है, आप उसके लिए उदास है। अब पिताजी तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों से मिलने तो जा सकते हैं ना। लेकिन मैं तुम्हें और अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। आप मेरी और राज्य की चिंता मत कीजिए, मैं अपना और राज्य का ख्याल अच्छे से रख लूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने दोस्तों से मिलिए। अब अगली सुबह राजा रत्नदीप अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। राजा रत्नदीप के महल से निकलते ही एक लड़का पेड़ के पीछे छुपकर रत्नदीप को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो रत्नदीप को घोड़े पर जाता देख मुस्कुरा रहा था। राजा रत्नदीप के सभी दोस्त राज्य से बाहर रहते थे। अब राजा जंगल से होते हुए एक गांव पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एक व्यक्ति से पूछता है, क्या आप किसी ऐसे लड़के को जानते हो जो पंडित हो, जिसे अपने मंत्रों से चमत्कार करना आता हो? कहीं तुम प्यारे मोहन की बात तो नहीं कर रहे? ये कौन है? हमारे पूरे गांव में बस एक ही ऐसा लड़का है जिसे अपने मंत्रों से चमत्कार करना आता है, और उसका घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। राजा रत्नदीप सोचता है, शायद ये व्यक्ति उसी की बात कर रहा है। एक वही तो है जिसे पूरे क्षेत्र में अपने मंत्रों से चमत्कार का ज्ञान है। अब राजा अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ता है और जब कुछ समय बाद राजा उसके घर पहुंचता है और घर के बाहर आवाज लगाता है, अरे घर में कोई है? थोड़ी देर बाद राजा रत्नदीप के पीछे से प्यारे मोहन की आवाज आती है, घर पर इस समय कोई नहीं है। राजा पीछे मुड़कर देखता है तो उसका वही दोस्त खड़ा था जो पंडित है और जिसे अपने मंत्रों से चमत्कार करना आता है और जिसे पूरा गांव प्यारे मोहन के नाम से जानता है। राजा रत्नदीप अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या तुम ही प्यारे मोहन हो? और तुमने अपना नाम प्यारे मोहन कब रखा? हाँ भाई, तुम्हें अब हमारा नाम याद क्यों रहेगा? अब तो तुम्हारे दोस्त रतनदीप नहीं बल्कि राजा रतनदीप जो हो गए हो, जिसे अब हमसे मिलने का समय नहीं मिलता। अरे प्यारे मोहन, मैं राज्य के काम में इतना घिर गया कि तुम सब लोगों से मिलने का समय ही नहीं मिला। प्यारे मोहन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ भाई, मैं ही प्यारे मोहन हूँ और तुम शायद भूल रहे हो। जब हम सब एक साथ रहते थे तो तुमने ही हमारे नाम रखे थे। मेरा नाम प्यारे मोहन, दूसरे का हरि मोहन और तीसरे का जगमोहन। हाँ भाई, याद आया। और हरि मोहन और जगमोहन कैसे हैं और कहाँ हैं? मैंने भी हरि मोहन और जगमोहन को कुछ वर्षों से नहीं देखा है। दोनों शायद अलग अलग राज्य में रहते हैं। तभी रत्नदीप बोलता है, मुझे उनसे भी मिलने जाना है। उनसे मिलने जाना, पर कल। आज तुम मेरे यहाँ रहोगे। अच्छा ठीक है,
मैं उनसे कल मिलने चला जाऊंगा। अब रात होती है। रत्नदीप और प्यारे मोहन सो रहे होते हैं। तभी अचानक से प्यारे मोहन को अपने पास से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। प्यारे मोहन जल्दी से उठता है और इधर उधर देखता है, लेकिन प्यारे मोहन को अपने चारों ओर कोई नजर नहीं आता। अब सुबह होती है। रत्नदीप अपने दूसरे दोस्त हरि मोहन के जाने के लिए तैयार होता है और तभी प्यारे मोहन बोलता है, रतनदीप सुनो, मुझे तुमसे एक बात बताना है। हाँ बताओ। रतनदीप, मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि कोई रात को मेरे घर आता है, और कल जब तुम भी मेरे पास सो रहे थे तब भी मुझे लगा कि कोई मेरे पास से निकल गया हो। रत्नदीप प्यारे मोहन से कहता है, देखो प्यारे मोहन, कभी कभी मन को ऐसा वहम हो जाता है, तुम चिंता मत करो। फिर रत्नदीप वहाँ से निकल जाता है, हरि मोहन से मिलने, जिसे लकड़ी का काम आता है। कुछ देर चलने के बाद रत्नदीप को एक नदी दिखती है। नदी को देखकर रत्नदीप को प्यास लग जाती है, तो रत्नदीप अपने घोड़े से उतरकर नदी में पानी पीने लगता है। रत्नदीप पानी पी रहा होता है, तभी पेड़ के पीछे से वही लाल आंखें वाला लड़का छुप छुप कर देख रहा था। रत्नदीप को महसूस होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। रत्नदीप चारों ओर देखता है पर कोई नजर नहीं आता है। अब रत्नदीप वहाँ से पानी पीकर निकल जाता है। रत्नदीप के वहाँ से जाते ही वो लड़का पेड़ के पीछे से निकल कर आता है और रत्नदीप को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और फिर वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद रत्नदीप अपने दूसरे दोस्त हरि मोहन के यहाँ पहुँचता है। हरि मोहन अपने दोस्त रत्नदीप को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आह रतनदीप, इतने समय के बाद कैसे आना हुआ? काफी समय से तुम सबकी याद आ रही थी, पर मुझे तुम सबसे मिलने का समय ही नहीं मिल रहा था, और जब समय मिला तो चला आया। कल मैं प्यारे मोहन से मिला, आज तुमसे, और कल जगमोहन से मिलूंगा। अच्छा, तुम्हें वो मंत्री का बेटा केशव तो याद है ना, जो हम चारों से दोस्ती और हम सब में घुलना चाहता था, लेकिन हम सब ने उसे नहीं घुलने दिया और ना ही दोस्ती की। हाँ हाँ याद है, पर ये बात तुम मुझसे अभी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं बहुत बार तुम्हारे महल के पास से निकला हूँ। जब मैं निकलता हूँ तो मुझे वहाँ पर केशव मिलता है, और एक बार तो तुम मेरे सामने से अपने कुछ सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे, वहाँ पर भी केशव खड़ा था। कभी कभी जब मैं केशव को दूर से देखता हूँ तो मुझे उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं। केशव की आंखें देखकर ऐसा लगता है मानो शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो, पर जिसे ही मैं उसके पास से निकलता हूँ उसकी सही आंखें देखता हूँ। ये सब तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मुझे लगता है कि केशव तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए है। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। देखो हरिमोहन, तुम्हारे मन में केशव की एक बेकार छवि बनी। तुम्हें लगता है कि हम सब ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो हमसे बदला लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हरिमोहन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। अरे चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुमने वो मणि अच्छी तरह से रखी है ना अपने पास? तुम मणि की चिंता मत करो, वो महल में सुरक्षित है। तभी दूसरी तरफ दूर एक गुफा के अंदर वही लाल आंखों वाला लड़का हाथ में मणि पकड़े मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, लाल आंखों वाला लड़का, कहर तो अब आएगा। अब शाम होने वाली होती है। रत्नदीप बोलता है, अब मुझे जगमोहन के यहाँ जाने के लिए निकलना होगा। तभी हरिमोहन बोलता है, अभी कुछ ही समय में रात हो जाएगी और तुम्हें वहाँ पहुँचने में काफी समय लगेगा,
इसलिए आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। माफ करना हरि मोहन, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे जगमोहन से जल्दी ही मिलकर कल ही अपने राज्य और अपने महल पहुंचना है, क्योंकि इस समय महल में कोई नहीं है और बिंदिया भी महल में अकेली है। चलो ठीक है, फिर संभल कर जाना। रत्नदीप बिना समय बर्बाद किए जगमोहन के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। अब रत्नदीप को चलते चलते रात हो जाती है। तभी रत्नदीप को अपने पास आता हुआ एक लड़का देखता है। रत्नदीप तेज आवाज में बोलता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का डर जाता है और जब रत्नदीप उसके पास जाता है और कहता है, तुम तो केशव हो ना? हाँ महाराज, मैं केशव ही हूँ, पर आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। और बताओ, तुम इतनी रात को वो राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहे हो? केशव घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, महाराज, मैं किसी जरूरी काम से आया था। इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। क्या घर पर कोई है या नहीं? तभी पीछे से जगमोहन की आवाज आती है, अब वहाँ कोई नहीं रहता है रतनदीप। रत्नदीप जगमोहन को देखकर बहुत खुश होता है। तुम्हें इतने समय बाद देखकर अच्छा लग रहा है। चलो घर के अंदर चलते हैं और आराम से बैठकर बातें करते हैं। जगमोहन गुस्से से बोलता है, अभी तो बताया था मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, अब मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में क्यों? मैं यहाँ से दूर जंगल में रहकर एक खास विद्या सीख रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ महीनों से जंगल में ही हूँ। एक झोपड़ी बनाकर यहाँ रहता हूँ। अब जगमोहन रत्नदीप को जंगल में अपनी झोपड़ी में ले जाता है। जगमोहन रत्नदीप के सामने कुछ फल रख देता है और कहता है, मैं अभी कुछ ही समय में वापस आता हूँ। अगर जब तक भूख तुम्हें लगी हो तो फल खा लेना। और फिर जगमोहन वहाँ से निकल जाता है। मैं इतने वर्षों बाद मिलने आया हूँ और ये पता नहीं कहाँ चला गया। रत्नदीप को जगमोहन का इंतजार करते करते अब शाम हो जाती है, लेकिन जगमोहन अभी तक नहीं आया होता है और रत्नदीप को अब भूख लगने लगती है। और जैसे ही रत्नदीप उन फलों को खाने जा रहा होता है, तभी बाहर से एक सैनिक की आवाज आती है, महाराज, महाराज। तभी रत्नदीप निकल कर आता है और सैनिक से कहता है, अरे सैनिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक घबराया हुआ था। मैं आपको लेने आया हूँ महाराज। तुम्हें तो मैं खास रानी विंध्या के देखभाल में छोड़कर आया था, तुम यहाँ क्यों आ गए? जी महाराज, मुझे स्वयं रानी विंध्या जी ने भेजा है। महाराज, 2 दिन से महारानी जी बहुत डरी हुई हैं और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और उन्हीं के आदेश पर मैं आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुंचा हूँ। रत्नदीप सैनिक के द्वारा बताए रानी के हाल चाल को सुनकर चिंतित हो जाता है और उसी समय जल्दी जल्दी महल के लिए निकल जाता है। अब कुछ समय के बाद रत्नदीप शाम तक अपने राज्य, अपने महल पहुंच जाता है और जल्दी ही रानी बिंदिया के कक्ष में पहुंच जाता है। रत्नदीप को देखकर रानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महाराज, आप आ गए और आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों झलक रही है? मुझे सैनिक ने तुम्हारा संदेश दिया और उसे सुनकर मैं शीघ्र ही महल में वापस लौट आया। और ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम बहुत डरी हुई हो पिछले 2 रातों से। रानी बिंदिया बताती है,
जब तुम महल से अपना घोड़ा लेकर निकले थे, उसी रात मैं अपने कक्ष में सो रही थी। तभी आधी रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कक्ष में इधर उधर घूम रहा हो, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान न देकर सो जाती हूँ। फिर कल रात को जब मैं सो रही थी, तब फिर मुझे अपने कक्ष में वही किसी के चलने का एहसास होता है, और जब मैं उठकर इधर उधर देखती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता है। और तभी मेरी नजर अपने कक्ष के कोने में पड़ती है, और मैं देखती हूँ कि काले अंधेरे में दो डरावनी आंखें मुझे गुस्से से देख रही होती है। ये डरावना सा दृश्य देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ और बेहोश होकर गिर जाती हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। रत्नदीप अपने मन में सोचता है। शायद बिंदिया ने कोई डरावना सपना देख लिया होगा और उसे देखकर बहुत डर गई होगी। लेकिन अब रत्नदीप को शंका होने लगती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रानी बिंदिया, रत्नदीप अपने अपने कक्ष में सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को एक आवाज आती है। उठो रतनदीप, तुम्हारे दोस्त और तुम खतरे में हो। कौन हो तुम और मेरे दोस्त कैसे खतरे में हैं? सुबह होते ही राजा रत्नदीप अपने दोस्तों को देखने चला जाता है, और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने कुछ सैनिक भी भेज देता है। सबसे पहले वो अपने पंडित दोस्त के घर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो हरिमोहन और जगमोहन को भी देखने जाता है, पर वो दोनों भी नहीं मिलते हैं। अब चिंता में रत्नदीप महल वापस आ जाता है। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कोई आपका कितने समय से इंतजार कर रही है। कौन मेरा इंतजार कर रही है? आपकी दोस्त कलावती। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम कलावती होता है। कलावती को देखकर पहले तो राजा रत्नदीप खुश होता है, फिर मायूस हो जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे कुछ वर्षों पहले रत्नदीप ने इसे एक नाग के चंगुल से आजाद कराया था। आप पहले तो अपनी दोस्त को देखकर खुश हुए, फिर मायूस, ऐसा क्यों महाराज? मुझे कलावती को देखकर खुशी तो मिली, पर मुझे मायूसी इस बात की है कि मेरे तीनों दोस्त मुसीबत में हैं। तभी कलावती बोलती है, मेरा शक सही था। मुझे लगा ही कि कुछ गलत होने वाला है। रत्नदीप, तुम्हें याद होगा, मेरे पास भी एक मणि है जिससे जितना चाहो खाना मांग सकते हैं। और जब मैं 2 दिन पहले अपने घर पर थी, तब अचानक से ये मणि चमकने लगती है। मैंने इसे चमकता देख लगा कि कोई मुसीबत आने वाली है, और मैं इसे तुम्हारे पास लेके आ गई। और तुम्हारी मणि कहाँ पर है? जरा उसे लेके आना। रत्नदीप रानी बिंदिया को मणि लाने भेजता है, और थोड़ी देर बाद रानी बिंदिया आती है और कहती है, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ बिंदिया? क्या गजब हो गया? जहाँ पर आपने मणि रखी थी, अब वहाँ मणि नहीं है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। हम सब पर लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों को बचाना होगा। तुम्हें किसी पर शक है? रत्नदीप अपने मन में सोचता है, कहीं ये सब केशव तो नहीं कर रहा? और तभी वहां एक सैनिक आता है। माफी चाहूंगा महाराज, आपके दोस्त को हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही महिला प्यारे मोहन को अपने काले जादू के वश में करके कहीं दूर जंगल की ओर ले गई, और लोगों का कहना है कि केशव की शकल जैसा लड़का भी उनके साथ देखा गया। और कुछ लोगों का कहना है कि हरि मोहन को कुछ दूसरे राज्य के सैनिक पकड़कर ले जा रहे थे, और उनके साथ भी केशव जैसी शकल का लड़का देखा गया। और अंतिम बार महाराज जगमोहन का भी अभी कुछ पता नहीं चला है। मुझे पता चल गया ये सब कौन कर रहा है। कौन महाराज? केशव। वही केशव जो पिताजी के मंत्री का बेटा था। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सुना है कि वो तो यहाँ पर काफी समय से थे भी नहीं। वे पिछले ही वर्ष लौट कर वापिस आए हैं। और मैंने तो ये भी सुना है
उन्होंने हिमालय पर साधु बाबा लोगों के संग मिलकर दिव्य शक्ति प्राप्त की है। तुम नहीं जानती, जगमोहन ने भी मुझे बताया था कि केशव मुझ पर और उन पर भी नजर रखता था। तभी कलावती सैनिक से पूछती है, हरिमोहन को किस राज्य के सैनिक लेकर गए हैं? उत्तर दिशा की सीधी दूरी पर एक बालगढ़ राज्य है, उसी राज्य के सैनिक ले गए हरिमोहन को। कलावती सोचती है और रत्नदीप से बोलती है, तुम्हें याद है रत्नदीप, ये वही राज्य है जिसके राजा और सेनापति ने मुझे बंदी बना लिया था। तब तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बचाया था। शायद तुम्हारे दोस्त हरिमोहन ने मेरे लिए एक उड़न खटोला बनाया था और उसने अपने इनाम के रूप में धन मांगा था और बाद में उन्हें दुख देकर हमारे साथ आ गया था। इसलिए शायद उन्होंने हरिमोहन को पकड़ लिया है और मुझे लगता है प्यारे मोहन को जो महिला अपने काले जादू के वश में करके ले गई है वो और कोई नहीं, वही महिला लगती है जिससे प्यारे मोहन कुछ वर्ष पहले अपनी चालाकी उसके पास से मणि ले आया था। तुम शायद ठीक कह रही हो कलावती, लेकिन हमें सबसे पहले केशव से मिलना चाहिए। अगली सुबह रत्नदीप और कलावती दोनों रथ पर सवार होकर केशव के घर पहुंच जाते हैं और रत्नदीप केशव को गुस्से में आवाज लगाता है, केशव बाहर आओ। केशव बाहर आता है और रत्नदीप को देखकर बोलता है, महाराज, आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं आ जाता। अच्छा, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। तभी जगमोहन रत्नदीप को आवाज लगाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है हरिमोहन और प्यारे मोहन को कोई पकड़ कर ले गया। रत्नदीप जगमोहन को देखकर खुश होता है और पूछता है, तुम ठीक हो? लेकिन जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तो तुम मुझे नहीं मिले। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं कुछ काम से बाहर गया था, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर मैंने वो महिला प्यारे मोहन को कहाँ ले गई उसका पता लगा लिया, चलो मेरे साथ। और इधर कलावती जगमोहन को बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर तीनों रथ पर सवार होकर वो महिला के पास पहुंच जाते हैं और रत्नदीप देखता है उसका दोस्त बेहोश पड़ा होता है। बीच हल्की सी आग जल रही थी और दूसरी तरफ वो महिला आंखें बंद करे खड़ी थी। और तभी रत्नदीप कहता है, छोड़ दो मेरे दोस्त को, ये उसके साथ तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। मैं अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। तभी वो रत्नदीप के पीछे खड़ी जगमोहन की आंखों में देख लेती है और डर जाती है और कहती है, जाओ, मैंने तुम्हारे दोस्त को माफ किया, जल्दी यहाँ से इसे ले जाओ। वो बहुत घबरा जाती है और जल्दी ही वहाँ से चली जाती है, जैसे मानो उसने क्या ही देख लिया हो। अब कलावती प्यारे मोहन के हल्का सा पानी छिड़कती है और कुछ समय बाद प्यारे मोहन को होश आता है और अब रत्नदीप कहता है, अब बस हमें हरिमोहन को उस राजा के चंगुल से आजाद कराना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब सभी रथ पर सवार होकर भालगढ़ राजा के महल पहुंच जाते हैं और जगमोहन इनके साथ ही होता है, लेकिन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। रत्नदीप, जगमोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं अब ये कहाँ गायब होगा। ये अपना महल नहीं है जो इधर उधर घूमने चला गया। शायद वो महल में हरिमोहन को ढूंढने चला गया। तभी सेनापति आता है और कहता है, महाराज, अभी कुछ समय में यहाँ आ रहे हैं। कुछ समय बाद राजा आता है। महाराज को मेरा नमस्कार, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा रत्नदीप हूँ। बोलिए महाराज, आपका हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? रत्नदीप राजा को अपनी सारी बात बताता है। अच्छा, तो वो धोखेबाज बढ़ई आपका दोस्त है? जी महाराज, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
आपके दोस्त ने हमारे साथ छल किया है, उसे सजा तो मिलेगी। कुछ समय बाद राजा कुछ सोचकर बोलता है। हम आपके दोस्त को एक शर्त पर छोड़ सकते हैं कि इस समय आप जो मणि लेकर रखते हैं, अगर वो आप हमें दे सके तो हम आपके दोस्त को भी आजाद कर देंगे। कलावती मन ही मन में सोचती है, इस राजा को कैसे पता कि हमारे पास मणि है। कुछ देर तक सोचने के बाद रत्नदीप कलावती से मणि लेकर राजा को दे देता है और राजा तुरंत ही अपने सैनिकों को हरिमोहन को आजाद करने का हुक्म देता है और कुछ ही समय बाद हरिमोहन रत्नदीप के साथ खड़ा होता है और वो सभी लोग महल से बाहर आ जाते हैं। तभी कलावती रत्नदीप से कहती है, रत्नदीप, इस राजा को कैसे पता चला कि हमारे पास मणि है? वो तो नहीं पता, लेकिन ये जगमोहन इतने समय से कहाँ गायब है? कुछ समय बाद जगमोहन आता है। तुम कहाँ गायब थे? अरे वो कुछ जरूरी काम आ गया था। तुम सब जाओ, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, किसी और काम से। अब कलावती को थोड़ा थोड़ा जगमोहन के ऊपर शक होने लगा था। अब वे सब लोग महल वापस आ जाते हैं। तुमने सबको बचा लिया, लेकिन तुम मुझे बचाना भूल गए। फिर एक पेड़ के नीचे जगमोहन पड़ा होता है और अचानक से रत्नदीप की आंखें खुल जाती है और रत्नदीप ये डरावना सपना देखकर घबरा जाता है। अगली सुबह सभी एक कक्ष में होते हैं। तभी रानी बिंदिया बोलती है, महाराज, अब आप इतनी चिंता में क्यों हैं? तभी कलावती आती है और कहती है, महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी आप सभी और तुम्हें कलावती एक जरूरी बात बतानी है। आप पहले बताइए महाराज। मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई तो है जो अभी भी मुसीबत में फंसा हुआ है। रत्नदीप सभी को अपना सपना बता देता है और कहता है, आचार्य की बात तो यह है कि अंत में एक पेड़ के नीचे जगमोहन पड़ा था। तभी पंडित प्यारे मोहन बोलता है, ऐसे सपने जब आते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हो, तब उस व्यक्ति की अंतरात्मा किसी की सहायता के लिए उसे बुलाती है। तुम्हारा मतलब कि जगमोहन मुसीबत में है? अरे नहीं प्यारे मोहन, कल ही तो देखा था जगमोहन हमारे साथ था। नहीं महाराज, जगमोहन हमारे साथ नहीं है। अरे कल ही तो हम सबने उसे अपनी आंखों से देखा, वो तो बिल्कुल ठीक था। तुम कैसे कह रही हो कि वो जगमोहन नहीं था? क्योंकि आज से 2 वर्ष पहले मुझे जंगल के रास्तों पर जगमोहन मिला था और जब मैंने उससे पूछा, अरे जगमोहन, कहाँ जा रहे हो? और उसने हाथ पर एक सफेद रंग की पट्टी बांध रखी थी और जब मैंने पूछा कि ये सफेद रंग की पट्टी क्यों बांध रखी है, तब जगमोहन ने बताया कि वो लगभग 4 वर्ष के लिए एक खास विद्या सीखने हिमालयों के पहाड़ों पर जा रहा है और ये हाथ में पट्टी इस विद्या का एक गुण है। जो भी व्यक्ति इस विद्या को सीखता है उसे पट्टी लगभग 5 वर्ष तक अपने हाथ में बांधनी पड़ती है। और जगमोहन मेरे सामने गया था और जगमोहन को गए सिर्फ अभी 2 वर्ष हुए थे। तो कल जो हमारे साथ खड़ा था वो कौन है? और हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि जगमोहन थोड़ा अलग अलग लग रहा है। कलावती सही कह रही है, वो थोड़ा कल अजीब से बातें कर रहा था। ना ही उसने मेरा हाल चाल लिया, बल्कि मैं जेल से आजाद होकर आया था। तुम सब ठीक कह रहे हो। जब मैं भी उसके घर गया था तो वो मुझे जंगल के अंदर एक झोपड़ी में ले गया। अब जो भी हो, सच तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अब तीनों दोस्त और कलावती रथ पर सवार होकर महल से जंगल की ओर निकल जाते हैं। उन्हें महल से जाता देख एक पेड़ के पीछे से केशव देख रहा होता है। कुछ समय बाद वे सभी जंगल में उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जब वे सब झोपड़ी के अंदर जाते हैं, प्यारे मोहन अपनी आंखें बंद कर कुछ महसूस कर रहा था और रत्नदीप और कलावती चारों तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं होता।
पूरी झोपड़ी खाली होती है। तभी अचानक से प्यारे मोहन बोलता है, जल्दी से सब बाहर चलो, यहाँ मायावी जाल बिछा है। जैसे वे सब बाहर की ओर जाते हैं, तभी सब जादुई रूप से गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने दो जगमोहन होते हैं। एक जमीन पर पड़ा था, दूसरा सामने खड़ा था, जिसकी आंखें लाल हो रही होती है और वो मुस्कुरा रहा था। और तभी रत्नदीप बोलता है, कौन हो तुम? और फिर वो एक लड़की का रूप में आ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम सब मेरे पास मरने आ ही गए। मैं एक नागिन हूँ और आज मेरा सपना पूरा होगा, जब तुम सब मरोगे और तुम्हें मरने वाला तुम्हारा ये दोस्त होगा। तुमने हमारे दोस्त को क्यों पकड़ा और इसके साथ ऐसा क्यों किया? ये बेचारा दोस्त तुम्हारा ये तो आराम से अपनी विद्या सीख कर जल्दी खत्म करके घर लौट रहा था, तब मैंने इसे अपना शिकार बनाया। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तो मेरे पूरे संसार ही बिगाड़ दिया। राजा रत्नदीप, याद है कई वर्ष पहले तुम एक छल से एक नाग से उसकी मणि को अलग कर दिया और उस नाग ने अपना सिर पटक पटक कर अपने को मार लिया। वो मेरा ही नाग था, हमारा नाग नागिन का जोड़ा था और तुम्हारी वजह से हमारा जोड़ा टूट गया। और मैं अपने नाग की लाश के पास गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसी समय ठान लिया कि जिस किसी ने मेरा नाक का ये हाल किया है उसे मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर मैंने अपनी मणि की शक्तियों से देखा कि मेरे नाक को मारने वाले रत्नदीप तुम और तुम सब हो। मैं तुम सबको बहुत समय से मारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम सबको हर रात मारने आती थी, पर हर बार कोई दिव्य शक्ति तुम सबको बचा लेती थी और मैं तुम सब पर बहुत से नजर रखी थी। और आज तो अमावस्या का सूर्य ग्रहण है और आज मैं तीनों मणियों की शक्ति अपने नाक को फिर से जीवित करूंगी, वो भी तुम्हारे दोस्त के शरीर में। और एक बार मेरा नाक जीवित हो गया तो वो स्वयं अपना बदला ले लेगा। अब नागिन एक एक करके अपने रूप बदल कर दिखाती है। पहले केशव, दूसरा भालगढ़ के राजा और तीसरा जगमोहन। मतलब ये हमारे साथ भी थी और हम पर वेश बदल कर नजर भी रख रही थी। नागिन अब आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगती है और तभी हरि मोहन प्यारे मोहन से बोलता है, प्यारे मोहन, तुझे भी तो जादू का मंत्र आता है? नहीं मोहन, मुझे इतना जादू मंत्र नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं जगमोहन को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे मोहन, तुम कुछ कर सकते हो तो जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्यारे मोहन आंखें बंद करके एक मंत्र बोलता है और कुछ देर बाद जगमोहन उठ जाता है और कहता है, ये कौन सी जगह है? हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी समय नागिन की आंखें खुल जाती है और वो अपनी शक्तियों से हमला करने ही वाली होती है। तभी उसी समय वे सभी लोग जादुई रूप से बाहर जंगल में आ जाते हैं। सब प्यारे मोहन का धन्यवाद करने लगते हैं। कोई अब मुझे बताओ, ये सब क्या चल रहा है? फिर रत्नदीप जगमोहन को सारी बात बता देता है और फिर जगमोहन प्यारे मोहन से कहता है, धन्यवाद मेरे प्यारे मोहन, हम सबको बचाने के लिए। जगमोहन, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो बस बाहर कैसे आ गए, मुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता है। मैं तो बस सबको बाहर कैसे ला सकता हूँ। तुम नहीं लाए तो कौन लाया है? हम सब उस नागिन के चंगुल से कैसे बाहर आए? तभी केशव आता है और कहता है, तुम सबको मैं बाहर लेकर आया हूँ। क्यों? तुमने हमारी सहायता की। हम सब लोगों ने तो तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया। हाँ, पता है। और फिर तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ तुम सबकी रक्षा के लिए भेजा था,
तुम्हारे पिताजी तीर्थ यात्रा करते करते हिमालय के पहाड़ों के पास आए थे। वो एक प्राचीन बाबा ने उन्हें बताया कि तुम्हारे बेटे और उसके साथियों पर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये बात सुनकर तुम्हारे पिताजी बहुत डर गए। मेरे पिताजी से पूछते हैं, और अब मैं अपने बेटे की सहायता कैसे करूं? उस पर इतनी बड़ी समस्या आने वाली है। तब उसी समय मैं वही हिमालय के पहाड़ों पर दिव्य शक्ति की विद्या सीख रहा, और जब मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को लेकर आए थे और तुम्हारे पिताजी मुझसे कहा कि तुम्हारी रक्षा करें, अब वो नागिन कभी वापस नहीं आएगी। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से उसे उसकी गुफा में बंद कर दिया है। अब वो कभी बाहर नहीं आएगी। केशव, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर सभी महल में चले जाते हैं और आगे चलकर रत्नदीप केशव को अपना नया मंत्री के रूप में रख लेता है और सब ठीक हो जाता है। सभी मिलजुल कर रहने लगते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।